हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीईटी एंड फन पे, जिस पे सारे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज जो है भाई, हम जिस चैप्टर के लिए मिले हैं दैट इज सेल, और आप लोगों को इस बात की बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपका साइंस का सबसे प्यारा और ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वन शॉट, गन शॉट और सुपर शॉट के अंदर आज हम इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म करने वाले हैं, और इसमें ऐसी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी और जो बिल्कुल आपको पेपर में डायरेक्ट हिट करेंगी। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको ऑप्शंस में आंसर चीख चीख के कह रहा होगा कि मुझे चूज कर, और मार्क्स लेके बढ़िया से कॉलेज में अपना सपना जो है भाई पूरा करो, आगे फर्दर हायर स्टडीज करने का। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल। तो सबसे पहले भाई, अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है आपकी, जैसा कि आपने यहाँ पे हेडिंग भी पढ़ी होगी, और बचपन में आपका 9th क्लास में एक छोटा सा चैप्टर भी था जिसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि आप देखो, पहली बात तो बच्चों, आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, ठीक है? क्या पढ़ रहे हो बच्चों? बायोलॉजी पढ़ रहे हो। बायोलॉजी अपने आप में जो है आपका स्टडी है, इट्स बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग्स, मींस आप कर रहे हो स्टडी ऑफ लिविंग्स। जब हम लिविंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमने अपने आसपास देखा यार बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है? तो बहुत सारी स्पीशीज में हमने देखा कि कुछ आपकी प्यारी प्यारी सिंपल स्पीशीज है, कुछ आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ आपके जो है भाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? तो जब हमने इनको ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि भैया जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, या तो वो बहुत छोटा है यानी माइक्रोस्कोपिक है, और यूजुअली उसके पास एक ही सेल है यानी वो यूनिसेलुलर है। क्या है बच्चे? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी जिसके पास एक सेल ही है, यानी वो एक ही सेल है और वही पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? या फिर हमने देखा कि उसके पास एक से ज्यादा सेल तो है, मल्टी सेलुलर तो है वो, लेकिन सेल्स अलग अलग काम कर रही हैं, टीम नहीं बना पा रही, ठीक है? तो यहां पे जो है भाई आपका टीम जो है नहीं बना पा रही सेल, ठीक है? अलग अलग अपना लगी पड़ी है। एक से ज्यादा सेल है यानी मोर देन वन सेल आपकी यहां पे है, ठीक है? मोर देन वन सेल, बट फंक्शन सेपरेटली आप कह सकते हो, या फिर बट वर्क एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे काम करने का मतलब ये है भाई कि आपका आपस में जो है भाई वो ग्रुपिंग नहीं कर रही है, क्योंकि जब आपकी सेल्स ग्रुप बना लेते, क्योंकि देखो पहली बात तो ग्रुप यानी टीम वर्क, और टीम वर्क की जरूरत कब पड़ेगी? टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी जब आपको कुछ बड़ा काम कराना है, ठीक है? बड़े लेवल पे काम कराना है, तभी तो आपको जो है भाई, मान लो आपको सिर्फ एक दो लोगों का खाना बनाना है तो एक आदमी बना सकता है, लेकिन भैया मान लो आपको जो है पूरी बारात का खाना बनाना है, सीजन भी शादियों का चल रहा है, तो आपको पूरी बारात का खाना बनाना है, तो भैया एक आदमी के तो बस की बात नहीं है, तो उसमें भैया ग्रुप लगेगा पूरा। तो यहां पे जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़े तो हमने देखा यार इनके पास तो एक जाइंट बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो है भाई कई सारे सिस्टम्स हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे पास कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उन सिस्टम्स में से जब हमने देखा तो हर एक सिस्टम में मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका कई सारे जो है भाई ऐसे ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स में हमने देखा कि सेल्स के ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं टिश्यू, एंड टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहां पे जो है भाई सेल्स की ग्रुपिंग होगी तो ग्रुप बना के काम करेंगे तो टिश्यू, और अकेले अकेले लगे पड़े हैं तो जी वो सेलुलर लेवल पे ही काम करें। यानी कुल मिला के चाहे अकेले करे चाहे ग्रुप में करे, लेकिन काम तो सेल ही कर रही है। तो क्यों ना हम सेल को फंडामेंटल यूनिट बोले। और यहां पे आप जो है भाई याद रखना, सेल की स्टडी यानी आप कह सकते हो स्टडी ऑफ सेल, उसे क्या कहेंगे जी? उसे कहेंगे हम साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। और यहीं पे आपका पूछ ले जी स्टडी ऑफ टिश्यू बताओ, ठीक है? पेपर में कई बार पूछा हुआ है जी स्टडी ऑफ टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चे? हिस्टोलॉजी, ठीक है? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे भैया चाहे काम यूनिसेलुलर कर रहा हो, मल्टी सेलुलर कर रहा हो, बात तो सारी किसकी है? सेल की है। किसकी है बच्चे? सेल की है। तो इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि पूरी बॉडी ही इसकी बनी हुई है। एंड इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जब पूरी बॉडी इसी की बनी हुई है तो काम भी जो है भाई आपका सेल ही करेगी। तो ये फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट सब क्या है? सेल है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेल के बारे में थोड़ी सी बातें कि सेल की जो है भैया जर्नी कैसे चली। ठीक है, कैसे जो है भाई सेल के अंदर क्या क्या हुआ। तो ये बात है भैया 1665 की। 1665 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो है भाई क्या किया, आपका एक पेड़ की छाल जिसे कॉर्क कहते हैं, तो ही टुक कॉर्क, उसने जो है भाई कॉर्क लिया एंड ही ऑब्जर्व इट अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उसने एक पुराने से उस टाइम का जो भी माइक्रोस्कोप था उसके अंदर देखा एंड ही ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ पैटर्न्स जिसे हम कहते हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स। तो भैया हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स को देखा उसने और उसने इस रिपीटिव पैटर्न को जो है भाई टर्म क्या दी, उसने इसको जो है क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। तो इस तरीके से आपकी 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कर दी गई डिस्कवरी ऑफ सेल। तो यहां पे डिस्कवरी ऑफ सेल आपकी हो गई। और जब सेल की डिस्कवरी हो गई तो भैया सबका ध्यान इस तरफ आने लगा। ठीक है, तो इससे ठीक आपका 9 साल बाद 1674 में एक साइंटिस्ट आया, एंटोनियो ल्यूवेनहुक। तो ल्यूवेनहुक ने क्या कहा भाई? ल्यूवेनहुक ने कहा कि मैं देता हूं तालाब का पानी। तो उसने पॉन्ड वाटर लिया और उस टाइम तक माइक्रोस्कोप भी थोड़ा सा एडवांस हो गया था, इंप्रूव हो गया था। तो उसने जो है भाई इस तालाब के पानी को माइक्रोस्कोप में देखा एंड ही डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल। उसने जो है भाई डिस्कवर की फ्री लिविंग सेल। अब आप कह रहे हो जी इसको लिविंग सेल क्यों बोल रहे हो, तो उसका क्या राज था? तो कॉर्क जो है भाई वो आपका एक डेड टिश्यू है, इसके अंदर डेड सेल थी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री लिविंग सेल, या पेपर में डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया बताओ बच्चे किसने की, तो आप सीधा जो है भाई ल्यूवेनहुक को टिक करके अपने मार्क्स पक्के कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो है भाई वो डिस्कवर हो गई। सेल के बारे में जो है भाई और कुछ चीजें जो है भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है भाई वो बताई। ठीक है, जैसे भाई सेल थ्योरी आई जिसमें बोला गया कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की और सारे लिविंग सेल के ही बने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है भाई फिर इसमें एड ऑन किया। ठीक है, आपका ये सेल थ्योरी दी थी शेल्डन एंड शॉन ने। ठीक है, इसके अंदर एड ऑन किया रुडोल्फ वर्शो ने। उसने क्या बोला? उसने बोल दिया बच्चे कि आपका जो है एक नई सेल पुरानी से ही बन सकती है, अपने आप नहीं बन सकती। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक बंद कमरे में जो है एक सेल को छोड़ दिया एक ऑर्गेनिज्म को तो नया ऑर्गेनिज्म जो है भाई, यानी एक सेल मतलब बिना सेल के, यानी देखो एक सेल या ऑर्गेनिज्म को छोड़ा तो उससे समझ में आता है कि नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लेकिन एक बंद कमरे में जिसमें कोई लिविंग नहीं है तो वहां जो है भाई लिविंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है खाने पीने की चीज रखी और उस पे फंगस लगा है, कुछ भी लगा है, कोई भी जो है भाई क्रिएचर आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से मतलब आपका अपने आप बन गया, वहां पे पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा था वहां पे या आसपास, तभी जो है भाई वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अपने आप से लाइफ स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसी कुछ टाइमलाइन जो है भाई आप यहाँ देख सकते हो कि रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल जो है भाई और वो देखी थी, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, लिविंग सेल डिस्कवर की थी ल्यूवेनहुक ने। उसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस जो है भाई देखा था, जो कि ब्रेन ऑफ सेल भी कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा शेल्डन एंड शॉन ने 38 एंड 39 में सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, सभी सेल के बने हैं। पुरकिंजी ने सेल के अंदर एक जो भी फ्लूइड कंटेंट है, यानी आपका एक सेल है, उस सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, देखो सबसे पहली बात तो आप एक रूम से अंदाजा लगा सकते हो, क्लासरूम से। आप मान लो मेरे सामने बैठे हो, सबसे पहले तो देखो आप मेरे सामने बैठे हो, बिल्कुल मेरे बिल्कुल सामने। ठीक है, तो
हरकतें नहीं, सीधे बैठो, पढ़ाई के माहौल में बैठना आपको। यू हैव टू फील आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आस्किंग यू टू इमेजिन। देखो आप मान लो क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आई एम टेकिंग द क्लास। क्लास जो है भाई क्लास कब होगी? सबसे पहली बात एक बाउंड्री होगी, तो ऐसे ही एक सेल की भी बाउंड्री होगी जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर जो है भाई आपके कुछ बच्चे हैं, ठीक है, टीचर है, बच्चे हैं, तो वो क्या है, कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई एक मीडियम है, जैसे यहाँ हवा है, ठीक है, कुछ भी ऐसे सेल के अंदर वो फ्लूइड लाइक मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे उन सेल ऑर्गेनेलीज में भी आप देखोगे तो एक सेल ऑर्गेनेली है जो गाइड कर रही है, कमांड कर रही है, रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो दैट इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। उसे क्या कहते हैं? ब्रेन यानी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एड ऑन 1855 में रुडोल्फ वर्शो ने किया था कि ओमनस सेलुला सेलुला, ठीक है, सुनने में हैरी पॉटर का कोई मंत्र लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि ऑल न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा जो है भाई रुडोल्फ वर्शो ने बोला था, ओमनस सेलुला सेलुला करके, ठीक है। तो ऐसे भाई ये कुछ डिस्कवरीज यहाँ पे हुई है सेल के अंदर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सेल्स को हम पढ़ेंगे। अगर आप देखा जाए तो सेल जो है भाई धीरे धीरे आपकी एडवांस हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसे प्रॉपर बाउंड्री, पहले से जो है भाई आपका ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस वगैरह ये सब, ऐसा नहीं है कि पहले से मौजूद थे, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है भाई पहले से मौजूद नहीं थे। तो पहले क्या था? दो टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म या सेल थे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हम उनको अगर कंपेयर करें, ऑर्गेनिजम्स कह लो या टाइप ऑफ सेल कह लो, तो यहाँ पे एक आपका आएगा भाई प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो है भाई आपका क्या आएगा? यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे जब हम प्रोकैरियोटिक, प्रो की मतलब यहाँ पे वो वाला प्रो नहीं है, इट्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी पुराना, ठीक है। और कैरियो जो वर्ड है भाई आपका, इट इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियस जैसा मेटेरियल काफी पुराना है, एडवांस नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है भाई वो आपकी क्या है? नो न्यूक्लियस। इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इनके पास न्यूक्लियस, ठीक है, नहीं है। उसके अलावा देखो कुछ बेसिक सी चीजें तो होंगी भाई, चाहे प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चाहिए ही, अंदर कुछ फ्लूइड पार्ट भी चाहिए, कुछ जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए, तो कुछ तो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो चाहिए ही होंगी, ठीक है। उसके अलावा भाई यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है भाई आपका नो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, यानी ये इतनी एडवांस नहीं हुई है कि इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हो, क्योंकि डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस वूक्लियस भी नहीं है इनके अंदर, तो नो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। तो इनके अंदर जो है भाई ये सब नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट जो है भाई वो एडवांस है, डेवलप्ड है। तो आप अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो इनके पास जो है भाई आपका वेल डेवलप्ड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये दोनों में से कैसे भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। उसके अलावा भाई इनके पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज भी होंगी, तो दे हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज भी होंगी जो कि वेल डेवलप्ड है भाई, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, ठीक है। न्यूक्लियस खुद एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई प्रोकैरियोट में एग्जाम्पल में आपके आते हैं यूजुअली बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और उसके अलावा जो भी कैटेगरी बच गई यूजुअली, जैसे भाई आपका अमीबा वगैरह बच गया, ठीक है, पूरा प्लांट किंगडम, फंजाई, ठीक है, वो सारा एनिमल किंगडम सब इसके अंदर आएगा भाई, ठीक है। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं,
वो सब आपके जो है इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो प्रोकैरियोट से याद रखना, एक पुरानी सेल जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, बाद में यही डेवलप होके भाई यूकैरियोट बन गई थी। तो ये सिर्फ जो स्टार्टिंग के बेसिक किंगडम है आपके, ठीक है, उसके अंदर है। उसके अलावा फिर जो है भाई वो मॉडिफाई हो गए थे यूकैरियोट्स के अंदर, तो अब यूकैरियोट्स बन गए, ठीक है। तो हमें जो है भाई मेनली आपकी जब सेल पढ़ने की बात आती है तो दो सेल्स के बारे में पढ़ना है, वन इज योर एनिमल सेल एंड द अदर इज प्लांट सेल। तो हमें पढ़ना है भाई एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो भाई इतना तो नाम से आप समझ ही गए होंगे कि एनिमल सेल यानी वो सेल जो एनिमल्स में मिलेगी, प्लांट सेल यानी जो प्लांट्स में मिलेगी। लेकिन डिफरेंस आखिर इतना बड़ा क्यों है? तो सारा खेल है भाई रिक्वायरमेंट का। प्लांट्स बेचारे बाहर सर्दी गर्मी धूप छांव आंधी तूफान सब झेलते हैं। आपका क्या है, बारिश आई तो आप जो है भाई घर के अंदर चले गए, छतरी के नीचे चले गए, ठीक है। सर्दी लग रही है आपने कपड़े ज्यादा पहन लिए, रजाई कंबल निकाल लिए, ठीक है। गर्मी लग रही है तो जी एसी चला लिया, पंखा चला लिया, ठीक है। तो एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर एंड लव। वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो वो लोकोमोशन दिखाएगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट वैसी है। वहीं पे प्लांट सेल को एक ही जगह रहना है, तो इसीलिए उसका ज्यादा फंक्शन कैसा होगा, प्रोटेक्टिव होगा। तो इसीलिए जो है भाई प्लांट सेल जो है वो आपकी बोथ होती है लिविंग एंड डेड, बोथ लिविंग एंड डेड। और ज्यादा जो है भाई वो कैसी होगी, डेड होगी, क्योंकि उसको प्रोटेक्टिव फंक्शन करना है। और अगर प्रोटेक्टिव फंक्शन कराने के लिए सेल डेड होती है तो उसकी एनर्जी की डिमांड नहीं होती, तो वो जो है भाई एफिशिएंट रहती है, ठीक है। इसमें जो है भाई एनिमल्स में मोस्टली सेल कैसी रहेगी, लिविंग रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हम एक सेल की बात करें कि आखिर जो है भाई सेल के अंदर क्या है, कैसे चीजें हैं, तो एक बेसिक से स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले भाई मान लेते हैं कि इस तरीके से एक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर सेल होगी। तो सबसे पहले जो ये बाहर वाली बाउंड्री है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये बाउंड्री है जिसके अंदर की रीजन को हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको क्लासरूम वाला। तो भाई ये क्लासरूम जो है ये जो है भाई इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये बनी किसकी है। तो भाई ये सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी है लिपिड्स, प्रोटीन, फैट, इन सब की। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे हार्ड नहीं है। तीसरी बात जो है भाई ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अभी मैंने बताया कि जो अपनी क्लास की बाउंड्री है, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अपनी क्लास के गेट में ऐसे थोड़ी है भैया मुंह उठाए घुस गए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ जिनको परमिशन है, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन ही आ सकते हैं। तो ऐसा ही सेल का मामला है। कहती है जी ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठाए और घुस जाएगा अंदर, ठीक है, सिर्फ सेलेक्टेड चीजें ही मूव कर सकती हैं। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है भाई अभी हमने बात की कि प्लांट सेल और भी कुछ ऐसी सेल्स हैं, और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें इस रफ और टफ वेदर को बियर करना है। तो इसीलिए इनको एक एक्स्ट्रा और कवरिंग चाहिएगी। तो यहां पे जो है भाई सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा जो है रिजिड कवरिंग कई बार पाई जाती है। तो दिस एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा रिजिड कवरिंग जो है भाई दैट इज नोन एज सेल वॉल। इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, सेल वॉल, ठीक है। ये जो है पहली बात तो आपकी हार्ड है, डेड है, ठीक है, डेड है, और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है। उसके अलावा ये सब में नहीं होती, यानी नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स, क्योंकि सबकी नीड नहीं है भाई इस चीज की, ठीक है। अब सबके घर में इतना पैसा थोड़ी है कि बाहर गार्ड बिठा रहे, ठीक है, कुछ लोग ही रखते हैं ऐसा, ठीक है, या फिर बॉडी बिल्डर लेके घूम रहे, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ऐसे ही इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए सेल वॉल है बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसा जो है भाई तीन उसमें पाया जाता है, ठीक है। वो तीन कौन कौन है, सबसे पहले है जी प्लांट्स, ठीक है, उसके अलावा जी फंजाई, और तीसरा है जी कुछ बैक्टीरिया।
अब पेपर में डायरेक्ट कैसे पूछेगा, वो कह देगा जी बताओ प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी है, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि वो किसकी बनी है, ठीक है। तो प्लांट्स की सेल वॉल बनी है भाई सेलुलोज की। फंजाई की किसकी बनी है, तो फंजाई की बनी है जी आपकी किसकी, काइटिन की, काइटिन, ठीक है। उसके बाद जी बैक्टीरिया की आप याद रखना चाहते हो तो रख लो, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो आप ये दो तो बहुत जरूरी है। फंजाई का तो इतनी बार पूछा है भाई, मैं तो कह रहा हूं एकदम यहां छाप लो, ठीक है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भी है, ठीक है, एनीथिंग इनसाइड इट, वो क्या होगा भाई आपका प्रोटोप्लाज्म, उसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहां पे भाई ये क्या है अंदर, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब इनसाइड कंटेंट सारा आ गया उसके अंदर, जो भी इसके अंदर है भाई वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। अब यहां पे प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा भाई, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक तो फ्लूइड पार्ट मिलेगा और एक इसके अंदर कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर दिखेंगे। जैसे यहां पे आपने देखा भी कि यहां पे एक बाउंड्री थी, अंदर फ्लूइड पार्ट था, कुछ ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो यहां पे फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं भाई साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और सॉलिड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड पार्ट इज साइटोप्लाज्म, सॉलिड स्ट्रक्चर इज सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म अंदर है, उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, अलग अलग होंगी, न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, लाइसोसोम भी होंगे, गोल्जी बॉडीज भी होंगी। भैया सेल चलानी है, ठीक है, जैसे एक कंपनी चलानी होती है ना, तो ऐसे भैया अलग अलग बंदे चाहिए होते हैं, कंटेंट मेकर चाहिए होता है, एडवर्टाइजमेंट वाले, एचआर, ठीक है, तो उसके बाद एम्प्लॉई, उसमें भी अलग अलग कौन क्या काम करेगा, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे इसके अंदर भी वैरायटी की चीजें होंगी, अंदर अलग अलग आपके क्या होंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट आपकी है, ठीक है। तो यहां पे भाई उन अंदर की स्ट्रक्चर्स पे भी आएंगे। यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक सेल है, ठीक है, यहां पे डायरेक्ट आता है कि इफ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, डायरेक्ट इसमें से आपको जो है भाई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसको उसी तरीके से देखो कि जैसे आपने पानी के अंदर किशमिश रख दी तो आप सुबह तक देखते हो कि वो फूल जाती है, तो ऐसे एक सेल को भी जब सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके साथ क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे सॉल्यूशन में रखी है। अब सॉल्यूशन होंगे भाई आपके तीन टाइप के। कंसंट्रेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हाइपरटोनिक हो सकता है, ये आपका आइसोटोनिक हो सकता है, और आपका जो है भाई हाइपोटोनिक हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग ही रहा होगा नाम से कि हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट काफी ज्यादा है। आइसो का मतलब होता है सेम, और हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। तो अब यहां पे लेकिन मामला थोड़ा सा जो है भाई अलग रहेगा प्लांट और एनिमल सेल के लिए। यानी अगर आप एनिमल सेल को रखोगे तो कुछ और मामला बनेगा, और अगर आप प्लांट सेल को रखोगे तो कुछ और मामला बनेगा। और ये सारा डिफरेंस है सेल वॉल का, क्योंकि भाई इनके पास एक्स्ट्रा कवरिंग है, इनके पास नहीं है, तो ये सेम बिहेवियर कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हाइपरटोनिक के अंदर जब एनिमल सेल को रखोगे तो यहां पे आएगा भाई सेल विल श्रिंक, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा, नो चेंज। और हाइपो में क्या होगा, बाहर से पानी अंदर आएगा तो सेल विल स्वेल अप, तो सेल जो है भाई वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। एंड और यहां पे जो है भाई फट भी सकती है, बर्स्ट आउट। जैसे किशमिश वाला जो एग्जांपल दिया था वो इस वाले केस में आएगा कि सेल जो है भाई वो फूलेगी और फिर फट भी सकती है। तो यहां पे जो है भाई, क्योंकि फूल के जो है कई बार आपने देखा होगा कि किशमिश जो है वो इतनी भी स्वेलअप हो जाती है कि वो फटी जाती है, तो यहाँ पे ये केस है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होगा भाई, एक सेल वॉल जैसी एक्स्ट्रा कवरिंग है जो इसको श्रिंक हो तो जाएगा, ये ऐसे अंदर से तो श्रिंक हो जाएगा लेकिन बाहर से ऐसी रहेगी। तो इसे एक नाम दिया जाता है प्लाज्मोलाइसिस। तो याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है सिर्फ अंदर का प्लाज्मा श्रिंक हो गया।
अगेन जो है भाई आइसोटोनिक है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें भी जो है भाई आपका कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो स्वेलअप होना चाहेगी लेकिन सेल वॉल रोक देगी, तो देयर विल बी अ इंक्रीज इन इंटरनल प्रेशर। बस अंदर जो प्रेशर है भाई आपका वो बढ़ जाएगा, बाकी सेल वॉल चेंज तो नहीं होगी। जिद्दी है भाई, कैरी अड़के खड़ी हूं, चेंज ना होने दूंगी, ठीक है, तो वो उसको जो है भाई स्वेलअप नहीं होने देगी। तो ये है, ठीक है। तो यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो है भाई हमने इसको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल के अंदर अलग अलग जो है भाई आपके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले सेल के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है भाई आपका, दैट इज, जिससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और जिससे क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, आप गेस भी कर सकते हैं कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आई एम, हिंट दे रहा हूं, आई एम मेकिंग द ब्रेन ऑफ सेल। एक सेल का जो है भाई दिमाग बनाने जा रहा हूं। और जैसे आपके पास ब्रेन है आपको कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही मेरे भाई अपने पास क्या है, सेल कैरी अपने पास है बिडू, क्या, न्यूक्लियस। तो इस तरीके का जो है भाई क्या है, न्यूक्लियस। तो ये काफी जबरदस्त चीज है, मैं कह रहा हूं सेल की सबसे जबरदस्त चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है जी आपका ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है जी एक बाहर कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसके अलावा जी अंदर क्या है, एक ये स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम क्रोमाटिन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है भाई इट हैज आरएनए, इसके पास आरएनए होता है। आरएनए ऑर्डर मानता है डीएनए के, डीएनए कहेगा चल आरएनए बेटा प्रोटीन बना, ठीक है। तो आरएनए प्रोटीन बनाएगा लेकिन खुद नहीं, किससे, राइबोसोम में, इट फॉर्म्स राइबोसोम। तो राइबोसोम भी कहां मिलेंगे भाई, न्यूक्लियोलस के अंदर मिलेंगे। और राइबोसोम याद रखना, दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इन्हें जो है भाई क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म पूछ ले कोई, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे भाई क्रोमाटिन जो है ये आपका अरेंज हो जाता है, ठीक है, लीनियर हो जाता है, अलाइन हो जाता है, और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम हैज डीएनए, इसके पास क्या है भाई, डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है दोस्त, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए के बारे में याद रखना भाई कि इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स। तो ये किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक। तो वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था इसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां से इतनी बातें आपको जो है भाई याद रखनी है, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लिक फ्लूइड है, ठीक है, ये सब। तो ऐसे करके जो है भाई, और ये रेगुलेट करता है बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। और बीच में जो है भाई आपका माइक डिस्चार्ज हो गया था, तो थोड़ा सा अगर आपको जो चेंज फील हुआ होगा बीच में, ठीक है, उसके लिए मैंने अपडेट दे दी। तो अब इसके अलावा भी कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर जो है भाई आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे भाई आपका इस तरीके से न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस से दूर आपका इस तरीके से एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें भाई, ये नियर द न्यूक्लियस और फार दोनों जगह पाया जाता है। जो नियर द होता है उससे जो है राइबोसोम आके चिपक जाता है, तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिससे नहीं चिपकता डेट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम है।
ठीक है। इट हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो इट हैज राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है भाई, उसके पास ऐसा नहीं है, राइबोसोम एब्सेंट है। तो रफ तो जो है भाई अपना प्रोटीन बना के काम चला ले रहा है, ठीक है, ये तो प्रोटीन बनाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है भाई, इट मेक्स और इट सिंथेसाइज लिपिड्स एंड फैट। तो लिपिड्स एंड फैट जो है भाई ये बनाता है, जो बाद में मेम्ब्रेन बनाता है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है मेम्ब्रेन्स बनना, यानी जो आपके स्ट्रक्चर्स है ना, उनकी बाउंड्री बनना, ठीक है, उसे कहते हैं भाई आपका दिस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो इसमें हेल्प करता है। उसके अलावा जो है भाई SCR जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यानी स्पेशल सेल्स जो है भाई लीवर के अंदर जो SCR है, वो बॉडी से वेस्ट को, हार्मफुल चीजों को रिमूव करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी आपका वेस्ट चीजें जो है वो आपकी जो है भाई निकल जाए, वो आपकी जो है भाई आपका चली जाए, उसे जो है भाई क्या कहेंगे, आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है भाई हमारे पास और भी स्ट्रक्चर्स है, जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होता है भाई, आउटर मेम्ब्रेन से चीजें अंदर आती हैं इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन जो है भाई, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका मेन काम हो रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर आपका ग्लूकोज टूट रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है। तो यहां पे उससे क्या हो रहा है, एंड इट इज मेकिंग एनर्जी, इट फॉर्म्स एनर्जी। तो यहां पे भाई ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनेगी, एंड इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहां पे भाई एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है, और आपसे पेपर में पूछता है कि बच्चे एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको चीख के बतानी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसे, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, सेल का पावर हाउस है, ठीक है, इट इज सेल का पावर हाउस। तो इस तरीके से जो है भाई आपकी ये काम करे, ठीक है। ऐसे और भी हैं आपकी गोल्जी बॉडीज, यहां आप सेल के डायग्राम में ही देखो ना कि आपका क्या क्या है, ठीक है। ये है इसके सराउंडिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका गोल्जी बॉडीज है, ठीक है, ये आपके वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, ऐसे करके जो है भाई ये चीजें हैं जो आपकी घूम रही है, सेंट्रियोल्स है, ठीक है। उधर देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह इस टाइप से मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह, वो सब। तो यहां पे जो है भाई आपका वही चीज है। तो ऐसे आपके और भी हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज है, इस टाइप से होती है भाई गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। डिस्कवरी किसने की थी जी, कैमलियो गोल्जी, किसने की थी, बाय कैमलियो गोल्जी, ठीक है, इसने डिस्कवरी कर दी इसकी। तो यहां पे भाई एक आपका रिसीविंग एंड है, एक भेजने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सिस और ट्रांस फेस आपके, ये वाला रिसीव करने के लिए तो सिस फेस, ट्रांसमिट के लिए ट्रांस फेस, ठीक है। उस तरीके से जैसे ये वाला जो है भाई रिसीव कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, सिस फेस, और ये है भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन फेस, यानी ट्रांस फेस। तो इस तरीके से भाई यहां से चीजें रिसीव करता, अंदर प्रोसेस करता और इधर से ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्योंकि गोल्जी बॉडीज का काम इज जस्ट सिमिलर टू, किससे कंपेयर कर सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, ठीक है। घर बैठे जो भैया यहां से जो आपने क्लिक मारा और चीजें घर पे आ गई। तो जैसे ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं, उनका मेन रोल जो है भाई वो पैकेजिंग में रहता है, ठीक है, या फिर आपका जो है भाई वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं,
तो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और थोड़ा बहुत जो है भाई सिंथेसिस भी कर लेते हैं। जैसे भाई ये सिंपल चीजों को मिला के कुछ एंजाइम्स को एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करके भेज देता है और उसी को जो है भाई क्या कहते हैं, लाइसोसोम। तो यहां पे भाई इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम जो है बनाता है। तो लाइसोसोम भी बना देता है ये, ठीक है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज में ही बनते हैं, ठीक है। तो इतना जो है भाई एटलीस्ट गोल्जी बॉडीज के बारे में आपको पता। उसके अलावा भाई दिस इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है भाई इसकी अगर हम बात करें तो लाइसोसोम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो इट्स स्टोर्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, चीजों को ऐसे तोड़ने के लिए बेताब है ये कि भैया तोड़ देंगे जो भी आ जाए। तो इसीलिए, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, इट हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। और अगर सेल ठीक से काम ना करे तो पूरी सेल को जो है वो कर देते हैं, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। यानी जिस सेल में ये रह रहे थे अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही, तो और या डैमेज हो गई, तो इनको लगता है भैया ये सेल भी अब वेस्ट हो गई, अब किसी काम की नहीं है, तो फट जाते हैं। ये पूरी सेल को जो है भाई डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरी सेल का ब्रेक डाउन कर देते हैं, पूरी सेल का क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसीलिए इसको जो है भाई क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। और ये आपने सुना भी होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है भाई आपके वैक्यूल्स तो यहां पे भाई ये क्या है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल जो है भाई ये भी क्या है, एक सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो है भाई वैक्यूल क्या करता है, स्टोर। तो ये क्या स्टोर करता है भाई, इट हेल्प इन स्टोरेज कह सकते हो, या तो इट हेल्प इन स्टोरेज। तो यहाँ पे भाई स्टोरेज में हेल्प करते हैं वैक्यूल्स। और यहाँ आप ये भी याद रख सकते हो कि प्लांट्स हैव लार्ज वैक्यूल, लार्ज एंड प्रोमिनेंट, यानी ज्यादा है, क्योंकि भैया प्लांट तो भरोसे बैठे हैं। कुछ जो है भाई नेचर के भरोसे है कि धूप आएगी तभी फोटोसिंथेसिस करेंगे, है कि नहीं, तो वो भरोसे बैठे, ठीक है। लार्ज एंड प्रोमिनेंट जो है भाई होंगे क्योंकि उनको स्टोरेज की जरूरत है। पता चले अभी सर्दियों में भाई 10 दिन जो है भाई धूप नहीं आई, 15 दिन धूप नहीं आई, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उसके भरोसे है तो मर ही जाएगी, वो रखते हैं, बैकअप में रखते हैं, ठीक है। स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स है उनके पास, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब है कि डेवलप्ड है, इनके पास जो कवरिंग है, ठीक है। तो कवरिंग जो है भाई वो आपकी नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। उसके अलावा भाई एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो वैक्यूल है, यहां पे भाई एनिमल्स जो है लेस वैक्यूल्स, कम होते, ठीक है। उसके अलावा तो ऐसे देखो तो फिर आपका अमीबा भी है, सूडोपोडिया बना के जो है भाई, तो हेल्प इन न्यूट्रिशन। तो अमीबा जो खाना लेता है भाई वो भी किसकी मदद से ले रहा है, ठीक है, वैक्यूल्स की मदद से। एक फूड वैक्यूल बना लेता है, ऐसे एनगल्फ कर लेता है, जो भी प्रे आता है उसे ऐसे एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है, ठीक है। तो वो उसमें भी क्या बन रहा है, आपका फूड वैक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो वैक्यूल्स इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हो कि बड़े से होते हैं, ठीक है, काफी लार्ज होते हैं, इवन अप टू 90%, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई 90% तक 90% तक जगह प्लांट्स की ये ले लेते हैं। तो ये ठीक है, तो प्लांट्स के पास काफी बड़े बड़े वैक्यूल्स मिल सकते हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तो आपके और भी हैं स्ट्रक्चर, जैसे एक इंपॉर्टेंट है आपका प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो है भाई, इसके ये पहली बात तो आपका फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में मिलते हैं भाई प्लास्टिड। इनके अंदर क्या होते हैं आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स को डिवाइड कर लो आप एज अ कलर्ड, नॉन कलर्ड। तो इसमें भाई नॉन कलर आएंगे या कलरलेस लिख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। कलरलेस। तो यहां पे जो है भाई कलर्ड में अभी आपका जैसे वो हो गया कैरोटीनॉइड, और आपका जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल। तो यहां पे जो है भाई आपका क्लोरोफिल। तो ये चीज है। तो कैरोटीनॉइड में भी फिर आगे होते हैं वैसे तो कैरोटीन, जेंथोफिल। जो भी आप फ्रूट्स में कलर देख रहे हो ना, मैं कह रहा हूं आप गाजर लाल देख रहे हो, टमाटर लाल देख रहे हो, जो भी देख रहे हो वो सब इन्हीं की देन है। क्लोरोफिल जो है ये आपका किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ सेल, तो सेल का किचन है क्योंकि खाना यही बनाती है सेल, क्लोरोफिल के अंदर। कलरलेस में आपके आते हैं भाई ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है भाई, इसमें भी अलग अलग होते हैं, हालांकि ये स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर कर लेंगे, प्रोटीन स्टोर कर लेंगे, ठीक है, ऑयल स्टोर कर लेंगे, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है भाई आपको याद रखना है कैरोटीनॉइड्स वगैरह है, ये यूजुअली आते हैं क्लोरेनकाइमा में। तो क्लोरोफिल किचन ऑफ सेल है, कैरोटीनॉइड तो कैरोटीनॉइड्स में जो है भाई क्या लिखोगे, उसमें होता है आपका, ये कह सकते हो जैसे क्रोमोप्लास्ट कह सकते हो। क्रोमोप्लास्ट में एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा मामला है। तो प्लास्टिड्स का याद रखना भैया, एक तो सिर्फ प्लांट्स में मिलेंगे, एनिमल्स में इनका कोई रोल नहीं है। जितनी भी आप कलर्ड चीजें देख रहे हो कलरलेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कलर्ड में भी आपका जो है, जो ग्रीन कलर देख रहे हो या बाकी कोई भी कलर देख रहे हो किसी भी फ्रूट वगैरह का, उन सब के लिए ये जिम्मेदार है, ये केमिकल जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा और छोटी मोटी आपकी सेल ऑर्गेनली है, अभी कंक्लूड कर दूंगा सारा, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अभी सारा कंक्लूड करो। छोटी मोटी जो है भाई आपकी सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, जैसे आपकी और कौन कौन से, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, याद रखना। सिलेंड्रिकल शेप का ऐसे क्लस्टर होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। आप और मैं चल पा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म चल पा रहे हैं, तो उसमें सेंट्रियोल्स का रोल है। प्लांट्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं है तो वो नहीं चल पा रहे। ठीक है, वो एक ही जगह, ठीक है, तो नहीं होते। तो वो चीज। उसके अलावा परोक्सिम्स है। परोक्सिम्स के बारे में याद रखना, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, ब्लड वगैरह के अंदर जो भी आपकी हार्मफुल चीजें आ गई, मतलब सेल के अंदर जो भी, कई बार यूजुअली ऐसे ऑक्सीजन के वो बन जाते हैं कुछ सब्सटेंस जो कि हार्मफुल है, तो उन सबको हटाने के लिए जो है भाई क्या होता है, आपका हेल्प करता है परोक्सिम्स। ठीक है, तो जितने भी आपने सेल ऑर्गेनली पढ़ी, थोड़ा सा एक इनका कंक्लूजन यहां पे आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई। यहां पे आप ध्यान से देखो तो जो जो हमने चीजें पढ़ी हैं और जो स्पेशली आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो जो है भाई आपका बिल्कुल यहाँ पे प्रिसाइजली मेंशन कर रखी है। तो उसके लिए जो है भाई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका बता रखा है कि कैसा क्या नेटवर्क है, ठीक है, कैसे क्या चीजें हैं, ये सब तो वो यहाँ पे आपका बता रखा है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चीज है। लेकिन फिर भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और क्या याद रख सकते हो, ठीक है, एक नाम याद रख सकते हो पोर्टर का। क्या याद रख सकते हो भाई, पोर्टर का। तो इससे रिलेटेड मैं आपको नाम जो है भाई कहाँ लिखवा दूं, यही इनके साथ लिखवा दूंगा। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैथ पोर्टर, नाम याद रखना है, कैथ पोर्टर। ठीक है, इसी ने इसका नाम दिया था, इसने डिस्कवरी की थी।
ठीक है, डिस्कवरी की थी 1945 में, ठीक है, 1945 में। तो कैथ पॉटर ने जो है भाई डिस्कवरी कर दी थी आपकी, हालांकि टर्म भी इसी ने दी थी, ठीक है। इस वाले में खास बात ये है कि 1953 में दिस टर्म इज ऑल्सो कॉइन्ड बाय कैथ पॉटर, ठीक है, कैथ पॉटर ने जो है भाई आपका की थी। तो ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा जो भाई दूसरी हमारे पास है गोल्जी बॉडीज, तो इसका तो मैंने अभी बताया भी कि कैमलियो गोल्जी जो है भाई आपका उसने की थी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज की किसने की थी? कैमलियो गोल्जी, ठीक है। ईयर भी रखना है जी, तो ईयर भी रखना है तो आपका 1898, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है भाई आपकी नेक्स्ट टर्म है लाइजोसोम, ठीक है। तो लाइजोसोम एज सच जो है भाई आपका डिस्कवरी अगर याद रखनी है तो क्रिश्चियन देदुए, ठीक है, तो क्रिश्चियन देदुए था जिसने जो है भाई इसकी डिस्कवरी आपकी लाइजोसोम की थी। अब लाइजोसोम भी छोटे होते, ठीक है, तो ये भी बाद में ही पता चले थे, यानी ईयर 1955 में ही पता चले थे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका देखो पूरी समरी इधर लिखी हुई है जो मैंने बताई है, किसको जो है भाई सुसाइडल बैग कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, किसके पास क्या है, वो यहाँ पे चीजें दे रखी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी स्लाइड है, मतलब रिवीजन के लिए तो खासकर एकदम जो है भाई ऑसम वाली जो कहते हैं कि कंप्लीट आपका इन शॉर्ट रिवीजन हो जाए उसके लिए। नेक्स्ट जी माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है भाई आपका ऑल्टमैन करके साइंटिस्ट था जो इससे रिलेटेड है, ऑल्टमैन, ठीक है। तो ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को 1890s में ही देख लिया था, ठीक है। तो 1890 में जो है भाई इसने क्या किया आपका वो किया। उसके अलावा अगर आपका यहाँ से कोई पूछे ये नाम जो है भाई वो किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो जो है भाई कार्ल बेंडा ने दिया था, ठीक है। तो कार्ल बेंडा जो है भाई उसने जो है भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी थी, ठीक है, और थोड़े से टाइम बाद दी थी तो 1898 में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है जी अपने प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में जो है भाई काफी साइंटिस्ट का रोल रहता है, लेकिन मेनली जो प्लास्टिड्स की आप बात करेंगे, ठीक है, तो मेनली जो प्लास्टिड्स हैं जैसे बड़े बड़े हैं क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर साइंटिस्ट का नाम याद ही रखना है तो आप याद रख सकते हैं अर्नेस्ट हैकल का, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल का। क्लोरोप्लास्ट उसी का जो है भाई आपका क्या है पार्ट है, ठीक है। बाकी तो फिर ये छोटे छोटे हैं। वैक्यूल्स भी काफी बड़े थे, ठीक है, वैक्यूल्स भी मैंने कहा प्लांट्स के अंदर तो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, 90% तक जगह घेर के बैठ जाते हैं भाई, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो देखो आप एक बार ईयर के ऊपर गौर फरमाओ, जो छोटी सेल ऑर्गेनीज है वो बाद में पता चली है, क्योंकि जिस टाइम पे 1940s 50s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था, ठीक है, जब हम और गहराई में देख पाए थे और छोटी चीजों को देख पाए थे, तब जाके जो है भाई आपका थोड़ा सा हम इनके बारे में पता लगा पाए थे। लेकिन वैक्यूल्स जैसी बड़ी सेल ऑर्गेनेली तो जो है ल्यूवेनहुक ने ही देख ली थी, ल्यूवेनहुक जो है भाई उसी ने देख ली थी। और ल्यूवेनहुक का टाइम पीरियड आपको पता ही है, ये 16th सेंचुरी के एंड में जो है भाई फेमस था। तो आप समझ ही जाओ कि 1674 के अंदर तो इसने सेल को जो है भाई ऑब्जर्व ही किया था तो उसी के थोड़े टाइम बाद 1676 में इसने वैक्यूल्स के बारे में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक कंक्लूजन जिसे कहते हैं ना, वो कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, ठीक है। पावर हाउस है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास जो है भाई क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके पास ग्रेना और स्ट्रोमा अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, ग्रेना, स्ट्रोमा और ये थाइलोकॉइड, अगर ये टर्म पूछ ले कि ये किससे रिलेटेड है, तो भाई साहब आपको याद रखना है कि ये क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। और जब आप ये सारी चीजें अपने हाथ से प्यार से नोट डाउन करोगे ना, आप जब उसको दोबारा देखोगे तो भाई साहब दिल लग जाना है इन चीजों से, क्योंकि जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है। अपने हाथ से एक कोरे पन्ने पे जब आप कहानी लिखेंगे ना, तो जब आप अपनी कहानी खुद कोरे पन्ने पे उतार देंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। तो खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा जब आप खुद से नोट्स बना के उन्हें पढ़ेंगे। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं भाई, ठीक है। आपका पेरोक्सिम्स जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, जो भी फालतू की चीज है, थोड़ा मतलब डिटॉक्सी करने में हेल्प करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हटाने में, ठीक है। सेंट्रियोल्स बताया भाई सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, एनिमल सेल में है, तो दे हेल्प इन लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी है, ठीक है। तो ये भी जो है भाई कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
अब यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आप जो है देखो हमने कहा था डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनीज है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन वाली भी, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वर्सेस डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल वाली जो है भाई एडवांस होती है, और डबल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनीज जो है वो आपकी प्रोकैरियोट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो सिंगल वाली कौन कौन सी है भाई, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है भाई आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडीज, ये भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। लाइजोसोम, ये भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। वैक्यूल्स, ये भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन में जाओगे जो आपकी फेमस सेल ऑर्गेनली है, जैसे भाई आपकी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डबल मेम्ब्रेन है, उसके अलावा भाई प्लास्टिड्स आपकी डबल मेम्ब्रेन है। तो यहां पे जो है भाई आप ये देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड फंक्शनिंग। तो इनके पास खुद का डीएनए और फंक्शनिंग है, इसीलिए इनका नाम है नोन एज ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। तो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज है भाई, जो ये आपकी सेमी ऑटोनोमस कह लो, ऑटोनोमस कह लो, डायरेक्ट पेपर में पूछता है इससे भी, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है यहां से भी। तो बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन वर्सेस डबल मेम्ब्रेन मैंने बता दिया। उसके अलावा जो है भाई आपका, अब देखो जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसमें आपको भी पता है कि जहां हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की, सेल वॉल की, ठीक है, उसके अलावा बड़े बड़े वैक्यूल्स की, ठीक है, ये सब आपके किस में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब आपके होते हैं प्लांट सेल के अंदर इंपॉर्टेंट, तो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है, ये सब हो गए, तो ये किस में आएंगे आपके एनिमल्स, ठीक है, तो वो एनिमल्स में। तो ये चीज, तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए भाई क्या क्या है आपके मेनली प्लांट और एनिमल्स के अंदर, ठीक है। जैसे भाई न्यूक्लियस आपका प्लांट्स के अंदर बीच में बड़ा वैक्यूल होगा तो बाउंड्री की तरफ मिलेगा, ठीक है, एनिमल्स में सेंटर में मिलेगा, तो ऐसी चीज। तो ये है। उसके अलावा जो है भाई आपको पता है कि हमारे पास जब एक सेल है तो सेल्स जो है भाई वो क्या करती हैं, वो डिवाइड करती, तो सेल्स जो है भाई वो डिवाइड करती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन, यानी एक से ज्यादा सेल बनेंगे। अब होता क्या है एक्चुअल में, दो केस बनते हैं। एक मान लो आपके पास ये सेल है, लेट्स से यू हैव दिस सेल, ये इसके अंदर क्रोमोसोम है आपके, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, ये क्रोमोसोम अलाइन होंगे और क्रोमोसोम जो है भाई फिर क्या होंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे जो है भाई क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे, और जैसे ही क्रोमोसोम डिवाइड होंगे हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ जाएंगी जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो एक से दो सेल बन गई, तो यहां पे देखो दो काम हुए, एक तो एक से दो बनी है, तो कौन सी है ये, ठीक है, हम दो, हमारे दो हल नहीं है, एक से ही दो बनी है, दो से दो नहीं बने। हालांकि इसमें देखो माई2, तो इसलिए माई2 है ये, माइटोसिस, इस फिनोमेना का नाम माइटोसिस, माई2, मेरे दो, एक से दो, ठीक है, तो हम दो हमारे दो अलग है भाई। उसके अलावा यहाँ पे जो सेल बनी है वो कैसी सेल है, डाइप्लॉइड सेल। तो ये भाई क्या है, डाइप्लॉइड सेल। तो क्योंकि इसके अंदर उतने ही क्रोमोसोम है, देखो यहाँ क्रोमोसोम आप देखो अगर 2n है तो यहाँ पे जो है भाई फिर 4n हुए और फिर 2n बढ़ गए, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन यहीं पे अगर मामला कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, तो वो पहले क्रोमोसोम डिवाइड ना करके जो है भाई एक से दो में डिवाइड हो जाए, अब उसके बाद यहां पे फिर क्रोमोसोम डिवाइड हो, फिर जो है भाई आपके क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, तो दो से फिर से क्रोमोसोम कितने हो गए, चार, और यहां पे भी कितने हो गए, चार। फिर उसके बाद जो है भाई इसमें फिर से स्प्लिट हो गई,
आधे आधे होके तो ये आ गया। तो इस केस में देखो भाई खास बात क्या है, इसमें आप देखोगे तो एक तो 1 से 4 बनी है, एक सेल से 4 सेल बनी है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं मियोसिस, इस फिनोमिना को मियोसिस कहते हैं। और यहां पे इन सेल्स के अंदर आप देखो, यहां अगर 2n क्रोमोसोम थे, जितने भी थे मतलब पेयर्ड में, जितने भी आपकी यूकैरियोट्स होते हैं ना उसमें क्रोमोसोम पेयरिंग में होते हैं, हर एक उसके जैसे फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पूरे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें अलग अलग फीचर है, हाइट कितनी होगी, बालों का रंग कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, ठीक है, चेहरे का नैन नक्श कैसा होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड सेल, तो हैप्लॉइड सेल है यानी आधे क्रोमोसोम, डायप्लॉइड नहीं है। और यहां पे डिफरेंस भी उसी का है कि माइटोसिस जो है भाई वो आपका जो है यहां पे किस में यूज होगा, आप ही बताओ। ये 4, तो यहां पे भाई आपका तो एक से ये 1 से 2 वाला किस में यूज होगा, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट, ठीक है। और आपका जो मियोसिस है वो किसके लिए है, फॉर जर्म सेल, जर्म सेल्स के लिए, यानी आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगी यहां पे, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनानी होंगी ना बॉडी को, यानी स्पर्म और ओवम बनाना होगा, तब जो है भैया आपका मियोसिस यूज होगा, क्योंकि इसके अंदर हैप्लॉइड सेल यानी आधे क्रोमोसोम वाली बन रही है, जो कि भाई आपका जर्म सेल के लिए अच्छा है। नॉर्मल सेल्स जो है भाई वो बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक दूसरे की जेरोक्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है भाई आपका 1 से 4 बनी, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो, ठीक है, जर्म सेल वो आपकी स्पर्म सेल और ये सब बनने में, इसके अलावा नहीं। तो ऐसे जो है भाई सेल्स आपकी डिवाइड होती हैं, 1 से 2 या 2 से ज्यादा भी हो जाती, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे यहाँ पे सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी बातें जो है भाई आपको सेल से पता होनी चाहिए कि किसने क्या डिस्कवरी की, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो वो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट, मैंने बोला था इस एक छोटे से सेशन में, जैसे भाई आप वन शॉट कह लो, गन शॉट कह लो, सुपर शॉट कह लो, कोई कह लो, इसमें जो है भाई कंप्लीट आपका जो है भाई हमने सेल यहाँ पे पढ़ा A to Z। मैं कह रहा हूं देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। फिर जो है भाई सेल के अंदर सेल देखो, हमने कहा कि चाहे कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, उसमें भी एट द एंड आपका सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, तभी वो बेसिक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद कैसे डिस्कवरी हुई, डेड सेल की हुई, फिर लिविंग की हुई, फिर सेल थ्योरी आई, उसमें मॉडिफिकेशन आया, कैसे अलग अलग जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनकी डिस्कवरी होती गई, और जो है भाई पूरी सेल को हमने ऑब्जर्व किया, तो उसमें किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ये सब जो है भाई हमने देखा है एक चीज। उसके अलावा साथ में सेल डिवीजन भी मैंने आपको बताई, ठीक है। अब जो है भाई व्हाट्स नेक्स्ट, मेन पार्ट आता है व्हाट्स नेक्स्ट। जैसे आप वो देखते हो ना, एक मूवी के अंदर, वेब सीरीज के अंदर एपिसोड्स देखते हो, तो ये आपका पहला एपिसोड था, पहला अध्याय था, ठीक है। तो अब अगला सवाल आता है भाई व्हाट्स नेक्स्ट। तो हमने जो है भाई यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब तक आपने देखा, क्या देखा कि भैया सेल, ठीक है, सेल जो है वो काम कर रही है, लेकिन जब हम बड़े ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बिग लिविंग्स में जाते हैं, ठीक है, बिग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, जैसे कि आपके भाई हो गए प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि आपके हो गए एनिमल्स, तो इनके अंदर अकेली अकेली सेल काम नहीं करती, ठीक है, इनके अंदर होती है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स जो है भैया क्या करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होता है विच इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे भाई, आपका टिश्यूज कहेंगे। और टिश्यूज की स्टडी याद करो मैंने बताई थी, ठीक है, स्टडी इज नोन एज हिस्टोलॉजी, उसे क्या कहेंगे भाई, हिस्टोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो टिश्यू जो है भाई ये आपका क्या रहने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड रहने वाला है, ठीक है।
तो दिस वॉज योर होल एपिसोड इन विच यू हैव लर्नड अबाउट सेल। और जो जो चीजें मैंने आपको भाई बताई हैं स्पेशली याद रखना, डायरेक्ट पेपर में आती हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस, माई2 से आप याद रख सकते हो कि मेरे दो यानी 1 से 2 बनेंगी और एक जैसी बनेंगी तभी ग्रोथ एंड रिपेयर में यूज हो रही है। इंजरी विंजरी हो जाए, चोट वोट लग जाए, वहां यूज हो रही है, ठीक है। सेम बिल्कुल आइडेंटिकल बन रही है, इसलिए डायप्लॉइड है क्योंकि पेयर्ड में क्रोमोसोम है। डायप्लॉइड 2n से दिखाते हैं पेयर्ड में, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 मियोसिस हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में स्पर्म और ओवम वगैरह इस टाइप की उसमें यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है भाई ये आपका जो है सिंगल मेम्ब्रेन वर्सेस डबल, इसमें ऑटोनोमस वाला डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ स्पेशली हाईलाइट करके कि भाई पूछता है ऑटोनोमस या आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कौन सी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये है भाई जिनके पास खुद की पावर है, खुद का डीएनए प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे भाई ओन डीएनए एंड प्रोटीन है इनके पास, ठीक है। दे हैव देयर ओन डीएनए प्रोटीन, राइबोसोम खुद का है इनके पास, तो ये चीज है, ठीक है। उसके अलावा इस सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया, किसने किसके क्या डिस्कवरर कौन था, किसमें क्या होता है, तो ये सब, ठीक है, डीएनए में है। उसके अलावा ही है, फिर आपके ऊपर है कि आप कितना जो है भाई इसके डेप्थ में जाना चाहते हैं, वहां से जो है भाई डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टेड है जानने में तो आप ये देख सकते हैं कि आरएनए वर्सेस डीएनए, ठीक है, आरएनए वर्सेस डीएनए देख सकते हैं, ठीक है। तो आरएनए जो है भाई ये आपका लिविंग का बेस नहीं बनाता, कुछ वायरस वगैरह आरएनए बेस्ड होते हैं, लेकिन वरना मेनली डीएनए ही जो है भाई आपका बेस जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आपका सारे लिविंग्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे आरएनए जो है भाई इसमें एक तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है भाई आपका डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो पहली बात ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसके अंदर जो है भाई ऐसे आपकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है भाई कौन कौन से होते हैं, तो एडेनाइन, ठीक है। जैसे यहां पे भाई आप डबल स्ट्रैंड में जाओगे तो इस तरीके से आपका इसमें डबल स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो इसमें जो है भाई आपकी क्या होगी, पेयरिंग होती है, इसमें आपकी क्या होती है, पेयरिंग होती है, ऐसे पेयरिंग होती है। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आपके जो है भाई ये 4 है, एडेनाइन, थायामिन, गुआनिन और आपका साइटोसिन, ठीक है। इसके अंदर ये 4 है, पेयरिंग में है, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे जो है भाई पेयरिंग ऐसे होती है ए टी, ठीक है, और जी की सी से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से होती है, इसको आप याद भी रख सकते हो ATGC से, ठीक है, ATGC से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ATGC पेयरिंग होती है, ठीक है। तो अगला जैसे TA, फिर आपका जो है भाई CG, यानी ATGC ऐसे, AT से एडेनाइन थायमिन से, और गुआनिन जो है भाई आपका किससे, साइटोसिन से, ठीक है। ये जो है भाई आपका क्या होता है, पेयर्ड होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब हम राइबोसोम की बात करेंगे, ठीक है, मतलब आरएनए की बात करेंगे हम, तो आरएनए के अंदर जो है भाई आपका थायामिन नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर जो है भाई पेयरिंग आपकी एज सच नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर जो है भाई आपका क्या होता है, टी नहीं होता, टी की जगह जो है भाई आपका क्या होता है, यू यानी यूरासिल, ठीक है। इसमें यूरासिल आएगा, बाकी सब सेम है। जी जो है भाई आपका क्या आ जाएगा, गुआनिन और साइटोसिन। तो एक ये भी है, वो फिर वही है कि आप कितना गहराई में जाना चाहते हो वो बात है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए जो है भाई थोड़ा सा लिमिट करते हुए आपके एग्जाम ओरिएंटेड इस सेशन को मैंने रखने की कोशिश की है। तो इसीलिए, और ये थोड़ा सा इसलिए बताया कि आपके मन में ये ना आ जाए कि हमें तो बहुत पता चल गया, क्योंकि जिस दिन आपके मन में ये आ गया हमें बहुत पता चल गया, आपके सीखने की इच्छा जो है भाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता आपके सीखने की इच्छा जो है भाई वो क्या हो, कम हो जाए, ठीक है। सीखने की इच्छा हमेशा रहनी चाहिए, हमेशा मन में होना चाहिए देयर इज अ लॉट टू नो। अभी भी जो है भाई बहुत कुछ जानने को बचा हुआ है, ठीक है। मन के अंदर इस तरीके का जब आपका माइंड सेट रहेगा
तो जो है भाई बहुत आप कुछ सीख सकते हो लाइफ में, ठीक है। और इसीलिए हम ज्यादा भी दूर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड भी रहना है, क्योंकि आपको साथ में अपने जो है भाई डोमेन्स वगैरह कई चीजें लेके चलनी है, तो वो सारी चीजें आप लेके चल पाए और इसको भी जितना आपकी वेटेज है उस हिसाब से पढ़ पाए। तो इसलिए थोड़ा सा जो है भाई आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी भी आए और थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भी स्टिक रहे, तो उसके लिए जो है भाई इस सेशन को ऐसा बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है भाई कुछ जो है भाई बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे जो है भाई ये मन में आजकल सवाल रहता है कि सर जी देखो आप कहते हो इंपॉर्टेंट चीज जो है भाई वो लाइफ में जो है भाई करनी है, ठीक है, लेकिन अब क्या करें कि कोई इंसान इतना इंपॉर्टेंट हो गया है तो अब समझ में नहीं आ रहा लाइफ में जो है भाई डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीजन जो है भाई वो लेना है कि पढ़ाई करें, करियर पे फोकस करें या उस पे फोकस करें जिसे हम अपना सब कुछ मान बैठे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है भाई जाते जाते 2 लाइन में यहाँ पे जो है भाई पेश करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, 2 लाइनें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस बंदे तक भी इस जवाब को पहुंचा देना जो इस कश्मकश में है या फिर जो डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है, कि उसे पढ़ना है या उसे टाइम देना है, ठीक है। ये लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी, सीढ़ियां कितनी भी हो तुझे सारी चढ़नी पड़ेगी। ये लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी, सीढ़ियां कितनी भी हो तुझे सारी चढ़नी पड़ेंगी। अगर आजे हीर भी कामयाबी दे रास्ते चे, अगर आजे हीर भी कामयाबी दे रास्ते चे, जे उन्हें साथ नहीं ले जा सकता ते तेनू हीर भी छड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो है भाई समझ जाओ कि प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो अब जो है भाई बाकी चीजें छोड़ दो और जो है भाई मतलब मेन फोकस तुम्हारा जो है भाई करियर, यू आर एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अब जो है भाई 12th के बाद जो है भाई अब आपका करियर, मतलब देखो आपको भी पता है कि आपको अब तक अगर मीठी गोली दी गई है कि जी 10th तक पढ़ लो फिर कुछ नहीं, तो 12th तक पढ़ लो फिर कुछ नहीं, बस यही है जो है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। लाइफ ऐसे ही चलेगी, यू हैव टू कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ, अपना एक बेटर वर्जन बनाते चलना है। तो आपको जो है भाई बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट कोर्स में अपनी पसंद की सीट निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जी जान लगा दो, आप लगाने को तैयार हो जी जान, तो हम भी लगाने को तैयार हैं। आप इस सेशन के आखिरी तक पहुंचे हो तो आपको अगला एपिसोड जरूर देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। मिलते हैं आपसे, तब तक बने रहिए। जय हिंद, बाय बाय।